कल हम लोग देखे थे वित्त विधेयक, सॉरी धन विधेयक। क्या देखे थे? धन विधेयक। दो अनुच्छेद पढ़े थे, 109 और 110। हम बोले थे कीवर्ड में याद रखने के लिए, अगर धन विधेयक के बारे में विशेष चर्चा हो जाए तो 9, और धन विधेयक खाली दे तो 10, या धन विधेयक की परिभाषा दे तो 10, धन विधेयक क्या होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है तो 10। लेकिन धन विधेयक से संबंधित कोई भी विशेष प्रावधान डाल के पूछे, क्या क्या प्रावधान पड़े थे कि सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है, ठीक है। हाँ, कोई विधेयक धन विधेयक होगा, इसका निर्णय लेता है लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। राज्यसभा का इसमें कोई ज्यादा अधिकार है नहीं, 14 दिन तक ज्यादा से ज्यादा वो रख सकता है। अगर नहीं 14 दिन में लौटाया तो स्वतः ही उसको पारित माना जाएगा। ये सब हम लोग पढ़े हुए थे। एक और चीज पढ़े हुए थे कि संयुक्त बैठक इसके लिए आयोजित नहीं किया जा सकता है। ये सब हम लोग पढ़े हुए थे, ठीक है। ये हो गया विशेष उपकर। इसी तरह का एक और है जो है वित्त विधेयक। क्या है? दोनों सुन के एक ही लगेगा, फिलहाल सिर्फ याद करने का प्रयास करना। अनुच्छेद ज्यादा डिटेल से जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर तब वहां डिस्कस करेंगे। तो दो हमारे यहाँ पे अनुच्छेद है, एक है अनुच्छेद 110 और एक है अनुच्छेद 117। कौन सा है? अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 117। तो 110 में धन विधेयक और 117 में वित्त विधेयक। अब लग रहा होगा दोनों पैसा से ही संबंधित है। बिल्कुल दोनों पैसा से ही संबंधित है। धन विधेयक धन आने का जरिया है। धन विधेयक क्या है? धन आने का जरिया। और वित्त विधेयक में जनरली हम लोग जितना धन आया है उसको कैसे कैसे खर्चा करेंगे उसका चर्चा करते हैं। डिटेल से इसको पढ़ाएंगे। यहाँ एक स्टेटमेंट सिर्फ याद रखना, क्या सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है? क्वेश्चन ध्यान से सुनो और जवाब दो। क्या सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है? जो पहले पढ़े हुए हो उसको तो ये पता होना चाहिए। क्या सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकता है? आंसर है हाँ। धन विधेयक सभी वित्त विधेयक हो सकते हैं, पर सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते हैं। अभी जो नहीं पढ़े उसको ये बहुत ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। सिर्फ इतना याद रखना, दोनों किससे संबंधित है? पैसों से। किससे संबंधित है? पैसों से। धन विधेयक में पैसे कहां से आएंगे सरकार के पास उसका चर्चा करता है। वित्त विधेयक में जो सरकार के पास पैसे आए हुए हैं वो तो चर्चा हो ही रहा है, उसके साथ उसको खर्चा कहाँ करेंगे इसका भी चर्चा होता है। तो समझ में आ गया? एक है सिर्फ आने का और एक आने और जाने दोनों का है। तो बड़ा कौन सा हुआ? धन विधेयक या वित्त विधेयक? मतलब बड़ा, अगर वेन डायग्राम बनाओगे तो वेन डायग्राम में अगर मान लो ऐसा बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? वित्त विधेयक। और ये क्या हो जाएगा? धन विधेयक, ठीक है। यानी धन विधेयक का कैपेसिटी उससे छोटा है, ठीक है। तो वेन डायग्राम एक बार सवाल ये पूछ लिया, जो अभी स्टेटमेंट बोले ना, ये सवाल एक बार एग्जाम में पूछ लिया कि क्या सभी, स्टेटमेंट सही गलत करना था कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होंगे, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होंगे। तो क्या आंसर होगा? सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होंगे। ये स्टेटमेंट याद रखना, कहीं लिख लेना, ठीक है। डिटेल से अभी जब इसको पढ़ेंगे तो वहाँ चर्चा करेंगे। अभी किस पर फोकस करना है? अनुच्छेद पर। धन विधेयक का अनुच्छेद 110, धन विधेयक का अनुच्छेद 110 और धन विधेयक का विशेष उपबंध 109, वो तो साथ में ही है। और वित्त विधेयक बोलेगा तो 17, वित्त विधेयक 117, वित्त विधेयक 117, ठीक है। क्या दोनों में अंतर कर पाया? धन विधेयक 10, धन विधेयक 10, धन विधेयक 10 और वित्त विधेयक 117। तो फिलहाल अभी सिर्फ अनुच्छेद पर फोकस करो। इसके बाद है संसद की भाषा 120। संसद की भाषा, संसद के अंदर जो भाषा होता है वो कौन सा भाषा हो सकता है? जैसे मान लो अगर हम लोग पार्लियामेंट का बात करेंगे, उसमें किसी एक क्षेत्र से तो आदमी आता नहीं है, ठीक है। उसमें तमिलनाडु का भी आदमी होगा क्योंकि हर क्षेत्र से चुना के आया है। जम्मू कश्मीर का भी आदमी होगा, बिहार का भी आदमी होगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का भी आदमी होगा। यानी अलग अलग क्षेत्र से उसमें लोग आएंगे। तो किस भाषा का प्रयोग किया जाए इस पर चर्चा किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 120। तो इसमें कहा गया है कि सामान्यतः दो भाषा होगा। क्या होगा? दो भाषा, अंग्रेजी और हिंदी। ये दो भाषा सामान्य भाषा है। इसमें कोई भी इस दोनों भाषा में से किसी का भी कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। पर क्या हम रोक सकते हैं अन्य भाषा के प्रयोग से? आंसर है नहीं। लेकिन अन्य किसी भाषा का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो उससे पहले हमको अध्यक्ष से परमिशन लेना पड़ेगा, और जनरली अध्यक्ष परमिशन देंगे, क्योंकि संसद भवन जो है या पार्लियामेंट है, वहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव गए हुए हैं उनका बोलने का मतलब है उनके पीछे उनके कंस्टिट्यूएंसी से जितने लोग हैं वो बोल रहे हैं, तुम्हारा आवाज बन के वो गए हुए हैं। तो
तो कैसे उनको, अगर मान लो किसी को इंग्लिश नहीं आ रहा है और जबरन हम उसको बोल रहे तुम इंग्लिश में ही बोलो, तो गुड मॉर्निंग थैंक यू बोल के बैठ जाएगा, इससे आगे बोल ही नहीं पाएगा कुछ, क्योंकि आ ही नहीं रहा है। तो कैसे एक्सप्रेस कर पाएगा अपनी समस्याओं को? इसीलिए परमिशन दिया गया है कि आप हिंदी और अंग्रेजी का समान इस्तेमाल कीजिए। लगभग सब कोई तो कर लेता है, पर दक्षिण भारत में काफ़ी दिक्कत होता है। ये पहले ही बताए हुए कि तमिल वाला जो क्षेत्र है वो लोग हिंदी से नफरत करता है, इसलिए वो लोग सीखना ही नहीं चाहता है। तो अगर वो लोग आएगा तो कैसे बात करेगा? अपने भाषा में कर सकता है, लेकिन किसके परमिशन से? अध्यक्ष के परमिशन से। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 120 में। ठीक है, इसके बाद है संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। हम लोग कल एक अनुच्छेद पढ़े थे, अनुच्छेद 105। क्या पढ़े थे? अनुच्छेद 105। क्या था अनुच्छेद 105 में? सांसदों का विशेषाधिकार पढ़े थे ना, कि सांसद जो है, याद नहीं है कि संसद भवन के अंदर वो कुछ भी कर रहा है, इसका उसको विशेषाधिकार मिला हुआ है। ठीक है, इसका चर्चा बाहर में नहीं होगा, मतलब न्यायालय लेकर नहीं जा सकते हैं। यही चीज लगा हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, एक और अनुच्छेद जोड़ा गया है इस चीज को वेरीफाई करने के लिए, वो है अनुच्छेद 122। कौन सा है? 122। ठीक है, 122। और एक है अनुच्छेद 121। ठीक है, दो चीज है, दो अनुच्छेद यहाँ पर है। तो अभी जो 105 तुम देखा था, सेम चीज वही चीज 122 में भी है। 5 में हम लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देखे थे कि संसद भवन के अंदर सांसदों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और उसके द्वारा दिए गए भाषण या बोले गए चीजों पर कार्रवाई बाहर नहीं होगा। यही सेम चीज 122 में कहा गया है कि संसद की कार्रवाइयों की जांच न्यायालय नहीं करेगा। ठीक है, किसमें कहा गया है? 122 कि संसद जो भी काम कर रहा है, संसद के अंदर जो भी चीजें हो रही है या जो भी कार्रवाई वो कर रहा है, इसको न्यायालय जांच के अंदर नहीं ला सकता है। किसमें कहा गया है? 122। तो न्यायालय बोला ठीक, खाली हम ही लोग पे पाबंदी लगेगा, हम लोग जो कर रहे हैं तुम लोग भी डिस्कस नहीं करोगे? बोला ठीक है, दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, दो गुंडा आपस में संबंध संधि बना हुआ है, इसका मतलब कंप्रोमाइज कहीं ना कहीं तो दोनों किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट भी ताकतवर, संसद भी ताकतवर। सुप्रीम कोर्ट बोला चलो आपको भी देते हैं विशेषाधिकार, कि जो जज हैं, जज के द्वारा दिए गए फैसले पर या जजों के कैरेक्टर के बारे में संसद भवन के अंदर चर्चा नहीं होगी। ये किसमें कहा गया? 121 में। किसमें कहा गया? 121। किसी भी जज के बारे में चर्चा तभी होगा जब उनको हटाने की प्रक्रिया लाई जाएगी। हटाने की प्रक्रिया के लिए भी लाना पड़ता है, इम्पीचमेंट होता है। ठीक है, वही प्रोसेस है और काफी डिफिकल्ट होता है, बहुत लंबा जरिया है उसका हटाने का, जांच होता है, सब चीज होता है, उसके बाद हटाया जाता है। ठीक है, तो हटाने की प्रक्रिया जब शुरू होगी तभी आप उनके बारे में खुलकर बोल सकते हैं, कुछ डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावे उनके दिए गए निर्णय पर या किसी भी चीज पर डिस्कशन संसद भवन के अंदर नहीं होगा। इसमें कहा गया है 121। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों लेवल के जजों के बारे में कहा गया है। इसलिए तुम देखता होगा कई बार ऐसा फैसला होता है जो तुमको अच्छा लगे या ना लगे, पर संसद भवन के अंदर इस पर विशेष चर्चा नहीं होता है, जब तक वह गैर कानूनी ना हो जाए, गैर संवैधानिक ना हो जाए। हाँ, हाईकोर्ट का निंदा तुम सुप्रीम कोर्ट के करते हुए देखा होगा। अभी बहुत सारे ऐसे फैसला है जो कि हाईकोर्ट का निंदा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। पर संसद भवन से कुछ निंदा सुने हो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। क्यों? किस अनुच्छेद के तहत? 121 के तहत। तो संसद में चर्चा पर प्रतिबंध किस चीज पर नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज के आचरण के संबंध में कोई चर्चा नहीं होगी, ये हटाने के प्रस्ताव के अलावे। मतलब अगर हटाने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा रहा है तब तो चर्चा करना ही पड़ेगा। तो इस प्रस्ताव को छोड़कर, हटाने के प्रस्ताव को छोड़कर कभी भी कोई चर्चा नहीं होगा कि कैसा काम किया है, अच्छा नहीं किया है, खराब किया है, इस सब पे चर्चा नहीं होगा संसद भवन के अंदर। और यहाँ पे 22 में क्या कहा गया है कि संसद भवन के द्वारा किए गए चीजों का कहाँ पे चर्चा नहीं होगा? न्यायालय में। न्यायालय में लेकर नहीं जाया जा सकता है संसद के कार्रवाइयों। समझ में आया? 121 122 दोनों। चलो, अब है 123। ये तो पहले से सब जान रहे हो। 1 2 3 डायल करता था मोबाइल में, मोबाइल का समय याद है ना? कुछ तो दिक्कत होता था, हेल्पलाइन 1 2 3 डायल कर देता था। ठीक वैसे ही सरकार के लिए एक तरह का हेल्पलाइन है, ये है अध्यादेश। क्या है? अध्यादेश। जो नहीं जानते हो अध्यादेश, थोड़ा सा जान लो, इसके बाद तो ये सब पढ़ेंगे अभी। ठीक है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ऑर्डिनेंस। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस। क्या होता है ये? देखो, तुम्हारे देश में जो भी कानून बनता है वो बनाने का एक तरीका है, हम इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं। कानून बनाने के लिए सबसे पहले एक प्रस्ताव लाया जाता है, इस तरह का कानून बनाना चाहते हैं, या तो लोकसभा में लाया जाएगा या राज्यसभा में लाया जाएगा। अगर लोकसभा में लाया गया तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में पारित हुआ उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो कानून बन जाएगा। ये काफी टाइम टेकिंग भी होता है,
लेकिन अगर मान लो ये सुविधा उपलब्ध नहीं है, कब ये सुविधा उपलब्ध नहीं होता है? ये सुविधा तब उपलब्ध नहीं होता है जब सत्र नहीं चल रहा हो। हमारे यहाँ 3 ही सत्र है, कितना सत्र है? 3 सत्र। तो ये सत्र जब नहीं चल रहा हो तब कानून कैसे बनाएंगे? और कानून बनाने की आवश्यकता पड़ गई। राष्ट्रपति को विशेषाधिकार दिया गया है कि जब सत्र नहीं चल रहा हो तब आप कानून बना सकते हैं, पर यह कानून हमेशा हमेशा के लिए नहीं बनेगा। जो संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है वो क्या होता है? हमेशा हमेशा के लिए बन जाता है। वो कानून तुरंत खत्म नहीं होगा, खत्म करने के लिए फिर से बिल लाना पड़ेगा, ऐसे कानून खत्म नहीं होगा। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, इसके तहत 123 के तहत वह 6 माह तक वैलिड रहता है। कितने दिन होता है? 6 माह तक। क्योंकि हमको पता है कि 2 सत्र के बीच में अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 6 माह। इससे अधिक तो हो नहीं सकता है, तो 6 माह तक वो वैलिड रहेगा। इसके अलावे जब सत्र शुरू हुआ उस दिन से लेकर 6 सप्ताह के अंदर उसको पारित करना अनिवार्य है। नहीं समझ में आया? जैसे मान लो आज सत्र खत्म हुआ था और आज ही शाम में हमको जरूरत पड़ी है एक कानून का, सरकार इसका खूब इस्तेमाल करती है। हमारे यहाँ पे अध्यादेश एक तरह का हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब सरकार को कोई कानून बनना होता है और उसको लगता है कि बिल लाएंगे तो कानून क्या हो पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो उस समय में जैसे ही सत्र खत्म होता है 1-2 दिन बाद, तो एक अध्यादेश पारित करवा देंगे राष्ट्रपति से। अब आज से लेकर दूसरे सत्र के बीच में अधिकतम अवधि कितना होगा? 6 माह। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं अधिकतम अवधि ही लेंगे। तो अधिकतम अवधि यहाँ तक पूरी गया, दूसरा सत्र शुरू हो गया। सत्र के शुरू होने के बाद पहला ही दिन उसको पारित कर दिया जाए तो जरूरी नहीं है, थोड़ा समय लेगा। तो समय दिया है 6 सप्ताह का। कितना समय दिया है? 6 सप्ताह। तो 6 माह 6 सप्ताह कितना अधिकतम हो सकता है? ये 6 माह 6 सप्ताह का। ठीक है, ये अधिकतम अवधि है, इतना होगा जरूरी नहीं है। जैसे मान लो सत्र यहाँ समाप्त हुआ, यहाँ से 6 महीना का कार्यकाल शुरू होगा, 6 महीना के बाद तो सत्र लगना ही लगना है। ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई अध्यादेश बनता है, जारी होता है, तो क्या इसके पास 6 माह 6 सप्ताह का समय है? आंसर है नहीं। जो समय बचा हुआ है इसके बाद जो तुरंत सत्र लगेगा उसके अंदर 6 सप्ताह के अंदर इसको क्या करना पड़ेगा? इसको पारित करवाना पड़ेगा। अगर पारित नहीं हो पाया तो कानून रद्द हो जाएगा। समझ में आया? इसीलिए ये गलतफहमी मत रहना कि किसी भी अध्यादेश का अवधि 6 माह होता है। अवधि 6 माह नहीं होता है, ये अवधि हो सकता है। समझ में आया? हाँ, इसमें एक कंडीशन लगा हुआ है कि अध्यादेश पारित होने के बाद जो सत्र आएगा उस सत्र में इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। कानूनी रूप से इसको पारित करवाना आवश्यक है, चाहे वो जितना भी दिन बाद आए। और हमको पता है कि अधिकतम कितने दिन के बाद सत्र लगेगा? 6 महीना, इससे अधिक तो लगेगा नहीं। तो सत्र लगा और सत्र लगने के बाद भी समय दिया गया। कितना समय दिया गया है? 6 सप्ताह का। तो अध्यादेश क्या है और इसके बारे में कंडीशन समझ में आ गया? ठीक है, ये किसमें कहा गया है? 123। तो याद रखोगे किसका अध्यादेश है? ये राष्ट्रपति का। ये सेम चीज राज्यपाल में भी आएगा। अध्यादेश का मतलब हो गया कानून जो कि राष्ट्रपति बनाएंगे और ये 6 महीना तक लगभग वैलिड रहेगा। ठीक है, तो याद रखोगे अध्यादेश कब पारित होता है? जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो। और अधिकतम अवधि कितनी होगी? 6 माह 6 सप्ताह। सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर क्या करना होगा? अनुमोदन प्राप्त करना होगा। अनुमोदन का मतलब क्या हो गया? बिल पारित करवाना होगा उस नाम से, नहीं तब कानून खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां तक हम लोग पढ़े। अब है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किन अनुच्छेदों में की गई है? 124 से लेकर कहां तक? 147 तक। 124 से लेकर 147 तक ये है सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय। हमारे यहाँ पे 3 स्तर के कोर्ट होते हैं सामान्यतः। एक है उच्चतम न्यायालय, एक है उच्च न्यायालय और दूसरा है सेशन कोर्ट यानी जिला न्यायालय। ठीक है, ये सब हमारे यहाँ सामान्यतः कार्य करता है। पर 2 एपेक्स कोर्ट है जिसको कि हम लोग उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में रखते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय स्तर पर जो कोर्ट हुआ उसको उच्चतम न्यायालय कहेंगे और राज्य स्तर पर जो एपेक्स कोर्ट हुआ वो कौन होगा? हाई कोर्ट। तो अभी हम लोग किसका चर्चा कर रहे हैं? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कहाँ है उच्चतम न्यायालय? दिल्ली। पता है ना कि इसमें भी गड़बड़ है सर। चलो, तो याद रखोगे सबसे पहला अनुच्छेद है 124। तो 124 में क्या है? उच्चतम न्यायालय का गठन। ठीक है, अब 124 थोड़ा लंबा है, इसको पढ़ना पड़ेगा। पहले ये सबसे डीप क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन अब आंसर मतलब क्वेश्चन इसके बीच से भी आता है, इसलिए 124 पूरा पढ़ना होगा। अगर सिर्फ एक वर्ड में पूछा जाए, पहले तो यही याद रखना है उच्चतम न्यायालय की चर्चा किस अनुच्छेद में? तो 124। किस अनुच्छेद में? 124। उच्चतम न्यायालय का चर्चा किस अनुच्छेद में? 124। ठीक है,
अब 124 1 2 3 4 5 6 7 तक है, ठीक है। और तुमको इसमें से लगभग 3 याद रखना पड़ेगा, जिससे सवाल ज्यादातर आता है, अभी आ रहा है रिसेंटली, ठीक है। 124 एक क्या कहता है, यही चीज कहेगा, सेम चीज। उच्चतम न्यायालय का गठन हुआ है तो किससे हुआ होगा, उच्चतम न्यायालय में होता क्या है, या किसी भी न्यायालय में होता कौन है, क्या होता है। अब उसमें क्लर्क होगा, 4 ठो 5 ठो कंप्यूटर होगा, 1 ठो मूर्ति होगा, ये सब तो संविधान में थोड़ी ना लिखेगा जी। कुर्सी बैठा रहेगा तो उसका पीछे वाला पोर्शन ऊंचा रहेगा, ठीक है, ये सब नहीं लिखा रहेगा। कलर किस कलर का होगा। उच्चतम न्यायालय में होता क्या है, न्यायाधीश होते हैं। क्या होता है, न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। इसी का चर्चा होगा अनुच्छेद में, और तो किसी चीज का चर्चा होगा नहीं। तो उच्चतम न्यायालय किन से बने हैं, न्यायाधीशों से। अब न्यायाधीश होंगे तो कितने, ये एक सवाल उठता है। न्यायाधीश अगर होंगे उच्चतम न्यायालय में तो कितने होंगे, इसी का चर्चा किया गया है 124 1 में। किसमें किया गया है, 124 1 में। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश कितने होंगे। देखो, जब उच्चतम न्यायालय का गठन हुआ, हमारे यहाँ पर सबसे पहले फेडरल कोर्ट बना, उसके बाद 1950 में सुप्रीम कोर्ट बना। बड़ा है नहीं ये चीज, बताएं कि नहीं बताएं जी। 1935 का अधिनियम जब पढ़ा रहे होंगे उस समय बताए होंगे, हाँ 1937 में फेडरल कोर्ट बताए होंगे, 1935 के अधिनियम के तहत बताए होंगे ये चीज। और 1950 में क्या बन गया, वो सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, उसी को हम लोग चेंज किए, ठीक है। तो 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ, इसके बाद अचानक से तो कितना संख्या होना चाहिए जजों का, ये सब तो तुरंत फैसला नहीं लिया जा सका होगा, ठीक है। लेकिन शुरुआत में कुछ तो रखना पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ तो अचानक से सब चीज कैलकुलेट नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के स्थापना के समय में कितने जज थे, ये डिसाइड करके पहले से रखा गया। टोटल 8 जज थे। कितने जज, 1 + 7, क्या था, 1 + 7, यानी एक तो होगा हेड, ये अनिवार्य है, ठीक है, जिसको हम लोग चीफ जस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस, यानी मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। अभी कौन है मुख्य न्यायाधीश, संजीव खन्ना, अब रिटायर हो जाएंगे। हाँ हाँ वही, अरे वही बोले कि संजीव खन्ना अभी थे, मतलब हैं अभी, वो रिटायर हो जाएंगे और अब गवई साहब बनेंगे, ठीक है। और यही जो पद है इसी को हम लोग बोलते हैं CJI, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। न्यायाधीशों में सबका बाप यही है, इनसे ऊपर कोई न्यायाधीश नहीं है। तो क्या बोल रहे हो, पगलवा है, ठीक है। तो 124 1 में क्या कहा गया है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है। इसमें न्यायाधीश होंगे, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश होंगे और 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। कितने अन्य न्यायाधीश, 7। लेकिन इसकी संख्या बाद में संसद बढ़ाते रहेगी। किसमें कहा गया है, 124 में यही कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में 1 मुख्य न्यायाधीश एवं संसद द्वारा निर्धारित संख्या में अन्य न्यायाधीश होंगे, अन्यथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। कितने होंगे, 7। जब ये लिखा गया था तब शुरुआत कितने से हुआ, 7 से। इसके बाद फिर संसद इसको बढ़ाते गई समय के हिसाब से जरूरत पड़ते रहता है। अब 7 कितना आदमी को हैंडल कर पाएगा, तो संख्या बढ़ाते गया, हमेशा बढ़ते रहा। और अभी वर्तमान में, जो वर्तमान का संख्या याद रखोगे, वर्तमान में 1 + 33, कितने हैं अभी टोटल जज, 34, 1 + 33, ठीक है। तो 1 चीफ जस्टिस हो गए, ये तो होंगे ही होंगे। तो अन्य जजों की संख्या कितनी है, 33। तो वर्तमान में कुल जज कितने सुप्रीम कोर्ट में, 34 है। तो वर्तमान संख्या हमेशा याद रखोगे। और जब संविधान बना था उस समय में कितने जजों की व्याख्या की गई थी, 8, 1 + 7, ठीक है। किस अनुच्छेद में, 124 1 में, ठीक है। अब अगला कि जज जो है इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेगा, राष्ट्रपति, ठीक है। तो याद रखोगे, राष्ट्रपति के द्वारा जजों की नियुक्ति, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या अन्य न्यायाधीश हो, सभी जजों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत, 124 2 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत, 124 2 के तहत। और इसी में कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो न्यायाधीश नियुक्त होंगे उनका कार्यकाल 65 वर्ष होगा। कितना होगा, 65 वर्ष। किस अनुच्छेद में, 102 में। और राष्ट्रपति जो नियुक्त करेंगे 124 A में दिए गए जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है उसके सिफारिश पर करेंगे। सिर्फ इसको पढ़ना और याद रखना कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किसके तहत किया गया है, 124 A के तहत। और इसमें जो चीज दिए गए हैं, जो कंडीशन दिए गए, उसके बिहाफ पर नियुक्त कौन करेंगे, राष्ट्रपति। सभी न्यायाधीशों को, एक नहीं बल्कि जितने भी न्यायाधीश होंगे सभी का नियुक्ति ये करेंगे। और इनका कार्यकाल कितना होगा, 65 वर्ष। किस अनुच्छेद में कहा गया है,
124(2). ठीक है, क्या बोल रहे हो? कुछ बोला ना बीच में? 6 या 65? इसमें कहाँ 6 वर्ष, इसमें 65 वर्ष। ये क्यों होगा? ठीक है, ये 65 साल, जो ये तो एक तरह का जॉब हो गया ना। तो जैसे तुम्हारे जॉब में होता है रिटायरमेंट एज, वैसे इसमें भी होता है। तो 65 वर्ष उम्र, 65 साल जॉब नहीं करता है, 65 वर्ष उम्र। अरे गधवा, ठीक है, 65 वर्ष उम्र तक जॉब करेंगे। अगर कोई मान लो 64 वर्ष में बना तो 1 ही साल जॉब करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि जब से जॉब कर रहा है तब से 65 वर्ष तक। ठीक है, अब है 124 का 3। कौन सा है? 124 का 3। याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है। 124 का 3 सुप्रीम कोर्ट के जजों की योग्यता। सुप्रीम कोर्ट के जजों की योग्यता किसमें है? 3 में। 124 के 3 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की योग्यता किसमें है? 124 के 3 में। क्या है योग्यता? कई बार यहां से भी सवाल आता है कि क्या योग्यता है। पहला योग्यता है भारतीय नागरिक होने चाहिए। क्या योग्यता है? भारतीय नागरिक होने चाहिए। इसके अलावे एक योग्यता और चाहिए। क्या चाहिए? एक योग्यता, हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक जज होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई आदमी 5 साल तक हाई कोर्ट में जज है तो वो बन नहीं जाएगा सुप्रीम कोर्ट का जज, समझना है। वो एलिजिबल होगा। जैसे फॉर्म भरने के लिए तुमको दिया जाता है ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, ठीक है, या 12th पास करना अनिवार्य है। तो क्या 12th पास किए हुए सभी आदमी को जॉब मिल जाएगा? नहीं, तुम फॉर्म भर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक वैसा ही अगर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जज बनना चाहता है तो उसको तो भारतीय नागरिक होना चाहिए, ये तो तय है। ठीक है, और किसी भी हाई कोर्ट में, देश के किसी भी हाई कोर्ट में कितना साल तक जज होना चाहिए? 5 साल तक। अगर बोला कि नहीं 5 साल तक जज तो हम नहीं है, तो क्या एलिजिबल नहीं है? बोला एक और कंडीशन है, ये फॉलो करो कि कम से कम लगातार 10 साल तक तुम अधिवक्ता के पद पर रहो। कहीं भी किसी भी हाई कोर्ट में अगर तुम हाई कोर्ट में 10 साल तक लगातार प्रैक्टिस किए हो, किसके तौर पर? अधिवक्ता के तौर पर, यानी वकील के तौर पर, तो भी तुम एलिजिबल हो। किसके लिए एलिजिबल हो? सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। ठीक है, बोला अगर ये दोनों मेरे पास नहीं है तब, बोला बड़का पास से मिल जाए। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति को विशेषाधिकार दिया गया है कि अगर राष्ट्रपति लेला बौका ठुल्ला किसी को भी ये समझे कि एक बहुत बड़ा कानूनी ज्ञाता है तो उसको जज बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। अगर वो कुछ नहीं भी करता है लेकिन राष्ट्रपति की नजर में अरे ये बहुत बढ़िया न्याय कर रहा है ये, ठीक है, तो इसको जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, तो बना सकते हैं। तो एक बैकडोर रास्ता भी है, वो कौन सा है? वो तीसरा कंडीशन है। तो याद रखोगे सुप्रीम कोर्ट की जजों की योग्यता, पहला योग्यता भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है? 5 वर्ष तक हाई कोर्ट जज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो क्या होगा? देखना, ये या है, मतलब कंडीशन 2 ही है, एक भारतीय नागरिक और दूसरा इस तीनों में से कोई एक। तो पहला है 5 साल तक हाई कोर्ट में जज होना है, तो वो भी अब एलिजिबल होगा। 10 वर्ष तक अधिवक्ता होना, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम अपने लाइफ टाइम में 10 साल तक अधिवक्ता रहो। ये लगातार होनी चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं हुआ कि 5 साल तक अधिवक्ता का काम किए, फिर 2 साल दुकान चला लिए, फिर उसके बाद अधिवक्ता का काम किए, तो तुम्हारा ब्रेक हो जाएगा। तुम जो लास्ट में जितना साल किए हो उतना ही याद मतलब रखा जाएगा। ठीक है, टोटल लगातार होने चाहिए कितने? 10 साल तक। क्या एक ही हाई कोर्ट में चाहिए? तो आंसर है नहीं। देश के किसी भी हाई कोर्ट में रहो, तुम्हारा प्रैक्टिस लगातार होना चाहिए। एक हाई कोर्ट में रहे जरूरी नहीं है। कुछ दिन मान लो पटना हाई कोर्ट में, फिर कुछ दिन मद्रास हाई कोर्ट में, कुछ दिन मुंबई हाई कोर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अधिवक्ता का काम करते रहो, और ये कोई बहुत बड़ा कंडीशन नहीं है। काम करे ना करे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है कितना? लगभग 60% ऐसा वकील है जो कुछ नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, वो काम भी नहीं कर रहा है, पर फिर भी वो रजिस्टर्ड है। कहाँ रजिस्टर्ड है? बार काउंसिल में। बार काउंसिल में रजिस्टर्ड है, इसका मतलब क्या हो रहा है? उसको प्रैक्टिस मिल रहा है। हमको कैसे नहीं मिला तब लड़ेंगे कैसे? अरे केसवा मिलेगा तब ना लड़ेगा जी। उसका 25-30 रुपये या 50-100-200 रुपये अलग अलग कोर्ट का, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सब में शायद 50 रुपये या 100 रुपये ऐसे रहता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सब में अलग अलग फी रहता है सालाना। वो फी दे रहा है, अपना आराम से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो क्या उसका सर्विस ब्रेक होगा? नहीं। एक भी केस नहीं लड़ा है फिर भी सर्विस ब्रेक नहीं है, वो 10 साल तक जॉब कर रहा है। यही तो नॉर्मल कंडीशन में भी होता है। जो जज का फॉर्म आता है उसमें भी, उसमें जो अप्लाई करता है वो कभी प्रैक्टिस वगैरह नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो जज बन सकता है। ठीक है, क्योंकि उसका वकील का जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू ऑन पेपर, तो ऑन पेपर होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरा कंडीशन सबसे खतरनाक कंडीशन क्या है? राष्ट्रपति के नजर में प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना चाहिए। ये सबसे बढ़िया कंडीशन है। और अगर कोई चाहे राष्ट्रपति को थोड़ा सा मतलब क्या बोल सकते हो हाँ, तो बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इतना पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
किस अनुच्छेद के तहत? 124(3) के तहत ये सारी बातें कही गई। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे। इसके बाद 124 के 4 में है हटाने की प्रक्रिया। क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, काफी लंबा चौड़ा प्रक्रिया है, तुमको अभी फिलहाल पढ़ना नहीं है, ये पढ़ाएंगे जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखना है और बहुत ज्यादा फोकस भी नहीं करना है, बस पढ़ लेना है। लिखना सब है, तुम्हारे नोट्स में जो जो नहीं होगा वो भी लिखना है। इसके बाद 124(5) में है कि हटाने की जो प्रक्रिया है वह कौन नियमित करेगा? संसद नियमित करेगा। ये कौन सा प्रक्रिया लिखे? खाली प्रक्रिया लिख दिया ना, ये हटाने की प्रक्रिया जो है ये कौन विनियमित करेगा? संसद। इसमें कहा गया है 124 के 5 में। ठीक है, 124(6) में क्या है? शपथ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। तो याद रखोगे, इनको शपथ दिलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत? 124(6) के तहत। और 124(7) ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, आज के डेट में इससे सवाल ज्यादा आता है। ठीक है, क्या बोले, पढ़ाएंगे सब, लेकिन याद अभी फिलहाल तुमको 2 ही 3 रखना है। 124(3), 124(7) और 124(1), ये 3 याद रखना है। 124(7) में क्या कहा गया? अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर करता है और मान लो वो किसी हाई कोर्ट में वकील के तौर पर जाता है, बेइज्जती फील नहीं होगा? होगा ना जी। अगर मान लो आज के डेट में नरेंद्र मोदी त्याग पत्र दे देते हैं और बाद में आके गुजरात में मुखिया का चुनाव लड़ते हैं, कितना अजीब लगेगा। मतलब सोच के देखो, फिर प्रधानमंत्री से डायरेक्ट मुखिया बनने के लिए आ गया, लोग वोट भी नहीं देगा, क्या इनको क्या दे सकते हैं? समझ रहे हो? वोट देने, जैसे गांधी जी को कभी भारत रत्न नहीं मिला, ये बोल के नहीं दिया कि गांधी जी भारत रत्न से बड़ा है। ठीक है, मतलब बड़े हैं, इसलिए उनको भारत रत्न से देके उनका अपमान नहीं कर सकते। समझ रहे हो? कई बार ऐसा भी होता है कि तुमको सम्मान इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि तुम उस सम्मान से भी बड़े हो। ठीक है, ठीक वही चीज नरेंद्र मोदी को लोग इसलिए वोट नहीं करेंगे मुखिया के तौर पर कि ये क्या मुखिया बनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उनको वोट ही नहीं हुए। ठीक है, तो वही चीज हो गया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को ये कहा गया है, अगर आप जॉब छोड़ देते हैं सुप्रीम कोर्ट में या आप रिटायर हो जाते हैं, किसी अन्य जगह आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि जज के तौर पर तो इनका कार्यकाल एक सीमा है, उम्र में 65 वर्ष तक ही कर सकते हैं, पर वकील बनने का कोई सीमा नहीं है। ये तो मरते दम तक, मतलब मरने से कुछ घंटे पहले तक भी वो सुनवाई में हिस्सा ले सकता है। कई ऐसे जज हैं, बड़े बड़े जज, जो कि मरने से कुछ समय पहले तक मतलब अपना नाम लिखवाए हैं वहाँ, उनके नाम पे कोई और लड़ रहा है पर उनका नाम चलता है। आज जो सुप्रीम कोर्ट का वकील सब है ना, बड़ा बड़ा वकील सब, काफी अधिक खर्चीला वकील होता है। सुप्रीम कोर्ट जितना आसानी सुनते हो ना, न्याय का मंदिर है, वो उसी के लिए जिसके पास पैसा है। एक आम इंसान नहीं जा सकता है सुप्रीम कोर्ट, नहीं केस लड़ सकता, हाई कोर्ट ही नहीं जा पाओगे, जमीन बेच के जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में तो और जमीन दूसरे का भी बेचना पड़ेगा। ठीक है, बहुत खर्चीला होता है। एक एक वकील जो है सुप्रीम कोर्ट का, जिसका नाम तुम सुने होगे या नाम सुनते हो, एक सुनवाई का चार्ज, मतलब बड़े वकील जो है, एक सुनवाई का चार्ज 10 लाख से लेकर 50 लाख तक होता है। एक सुनवाई का चार्ज, और एक सुनवाई मुश्किल से 2 मिनट से लेकर 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट चलता है। ठीक है, बहुत बड़ा केस हुआ तब 1 घंटा 2 घंटा चलेगा। अभी वक्फ बोर्ड वाला केस जो है वो चला था तुम्हारा 2 घंटा 2.5 घंटा। सोचो इतना बड़ा केस चल रहा है। तो वकील जो बड़े बड़े होते हैं सुप्रीम कोर्ट का, बहुत चार्ज होता है। जज उसके सामने तो मतलब कुछ भी नहीं है, अगर एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है तो फिर जज का कमाना ही क्या। ठीक है, वकील लोग तो ऑफिशियल लेता है। क्या जज को तुम पैसा दोगे तब फैसला आएगा तुम्हारे पास पक्ष में? क्या बोल रहा है जी? ऐसे खुलेआम बोलते हैं, ऐसे खुलेआम नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो जज का बात नहीं कर रहे हैं, वकील का बात कर रहे हैं। ठीक है, वकील को पैसा देते हैं, वकील ऑफिशियली पैसा लेता है। ठीक है, चलो, तो कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो जब रिटायर होंगे तो भारत के किसी भी न्यायालय में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से सारा न्यायालय कम है, तो किसी भी न्यायालय में वह किसी भी रूप में प्रैक्टिस नहीं करेगा। ठीक है, वही चीज कहा गया 124(7) में, और यहाँ से सवाल अब ज्यादा पूछता है। तो सुप्रीम कोर्ट जज बाद में भारत के किसी भी न्यायालय में बहस या कार्य नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का नहीं करेगा। चलो फिर से रिपीट करते हैं, जो 3 अति महत्वपूर्ण है, 124(1), 124(3) और 124(7). 124(1) में क्या है? सुप्रीम कोर्ट की संरचना। क्या है? सुप्रीम कोर्ट की संरचना। क्या है सुप्रीम कोर्ट की संरचना? एक न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, जो कि संसद तय करता है। कई बार यही सवाल पूछ लेगा
कि अन्य न्यायाधीशों की संख्या कौन तय करता है? संसद। कौन करता है? संसद। तो एक मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश, ये किस में है? 124(1) में, ठीक है। और वर्तमान में टोटल कितने न्यायाधीश हैं? 33 प्लस 1, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, ठीक है। 124(3) में क्या है? न्यायाधीशों की अर्हताएं, योग्यता, यानी अर्हताएं मतलब योग्यता। तो न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता, योग्यता क्या है? भारतीय नागरिक हो, 5 साल तक हाईकोर्ट का जज हो, या 5 साल तक हाईकोर्ट का अधिवक्ता हो, 10 साल तक हाईकोर्ट का अधिवक्ता हो, या राष्ट्रपति के नजर में कानून का जानकार हो, ठीक है, उसको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। और 124 के साथ में क्या कहा गया है कि जॉब छोड़ने के बाद यानी रिटायरमेंट के बाद आप देश के किसी भी न्यायालय में काम नहीं करें। ध्यान देना, यहाँ पूछा सकता है कि देश के किसी भी हिस्से में सरकार के लिए काम नहीं कर सकते हैं। सही है गलत है? गलत है कि सरकार के लिए काम नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं लिखा गया है। क्या लिखा गया है? आप किसी भी न्यायालय में काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया 124 साल। इसके बाद न्यायाधीशों का वेतन किसमें है? 125 में। न्यायाधीशों का वेतन भत्ता किसमें है? 125 में, ठीक है। इसके बाद है कार्यकारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर नहीं है पद पर तो उनके जगह पर कार्यकारी चीफ जस्टिस भी बन सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार सिर्फ पढ़ लेना। 126 किसमें है? 126, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आज की डेट में इंपॉर्टेंट है 127। क्या है? 127 एडहॉक जज कहते हैं। क्या कहते हैं? एडहॉक जज, यानी तदर्थ न्यायाधीश। ये क्या होता है समझना इस चीज को। हो क्या रहा है, हमारे यहाँ जज काफी कम पड़ जाते हैं कई बार, ठीक है, क्योंकि मामले काफी अधिक है। तो जजों का अगर कोरम पूरा नहीं हो रहा है, गणपूर्ति पूरा नहीं हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में एक्स्ट्रा सुप्रीम कोर्ट में जज लाया जा सकता है। अब बोलोगे ये क्या मामला है? सुप्रीम कोर्ट में जितने जज हैं, तो अभी 34 जज है ना टोटल, 33 प्लस 1, तो एक्स्ट्रा कैसे ला सकते हैं? तो एक्स्ट्रा ला सकते हैं। ये प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 127 में। किसमें दिया गया है? कि अगर ये 34 जज से काम नहीं चल पा रहा है और संसद, मान लो ये संख्या बढ़ाने के लिए किस पर डिपेंड करना है हमको? संसद पर। संसद बिल लाएगी, फिर बढ़ाएगी, तब जाके संख्या बढ़ेगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का काम अटका रहेगा तब तक? नहीं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है इतने से हमारा काम नहीं चल पा रहा है, हम अपना गणपूर्ति पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एक्स्ट्रा जज को बुला सकते हैं। इन्हीं एक्स्ट्रा जज को कहेंगे तदर्थ न्यायाधीश। क्या कहेंगे? तदर्थ न्यायाधीश। अंग्रेजी में कहते हैं एडहॉक जज। हिंदी में भी कई बार लिख देता है, इसलिए हम जानबूझ के लिखे हुए हैं कि एडहॉक जज मतलब एक्स्ट्रा न्यायाधीश। ये समझ में आ गया? एडहॉक जज क्या है? सुप्रीम कोर्ट में एक्स्ट्रा न्यायाधीश जो नियुक्त होंगे, ये 34 के अलावे, उन्हीं को कहा जाएगा एडहॉक जज। और इसकी चर्चा किसमें की गई है? 127 में। अब बोलोगे ये जज होता कौन है? ये जज कौन नियुक्त होगा? तो कंडीशन वही है, कहीं के भी किसी भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश होने चाहिए। क्या होने चाहिए? हाई कोर्ट के न्यायाधीश। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को ही एडहॉक जज के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। कौन बुलाएगा? डिसाइड कौन करेगा? ये तो नॉर्मली चीफ जस्टिस डिसाइड करेंगे। कौन करेंगे? चीफ जस्टिस। राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से। किसके पूर्व अनुमति से? राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति। याद रखोगे 127 के तहत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से सीजेआई। सीजेआई समझ में आ रहा है ना? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जहां पे भी हम सीजेआई लिखे, इसका मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। एससी लिखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट, एससी लिखेंगे तो हाई कोर्ट। ये सब कॉमन चीज है, आना चाहिए, ठीक है। क्या एडहॉक जज समझ में आ गया? एडहॉक जज मतलब क्या हुआ? यानी तदर्थ न्यायाधीश का मतलब क्या हुआ? एक्स्ट्रा जज। क्या सुप्रीम कोर्ट में एक्स्ट्रा जजों की आवश्यकता पड़ती है? हाँ पड़ती है, हमेशा पड़ती रहती है। अगर मामला बहुत अधिक है, जज काफी नहीं हो पा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा जज नियुक्त किया जा सकता है। कौन करेगा? कौन करेगा? सीजेआई करेंगे, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, ठीक है। चलो अगला है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। ये 129 में कहा गया है। किसमें कहा गया है? 129। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब क्या होता है? हाँ, अभिलेख। अभी हिस्ट्री जो नहीं पढ़े हो, हिस्ट्री में पढ़ोगे कि अभिलेख, तो पुराना अभिलेख मिला है, मतलब एक तरह का रिकॉर्ड। क्या होता है ये? रिकॉर्ड, ठीक है। समझ में आ गया? इसी को कहेंगे रिकॉर्ड न्यायालय यानी अभिलेख न्यायालय। इसमें एक और बात कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने अवमानना के लिए दंडित भी कर सकता है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को लग गया गुस्सा, तो ऐसा नहीं कि छोड़ देगा, वो हमको दंडित कर देगा।
क्योंकि अधिकार मिला हुआ है सुप्रीम कोर्ट को, इसीलिए लोग बोलने से डरता है। ठीक है, यहाँ से सवाल बनने के ज्यादा चांसेस हैं कि अवमानना के लिए सुप्रीम कोर्ट सजा दे सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? 129 के। देखो क्वेश्चन वहां से ज्यादा बनता है जो करंट में कहीं ना कहीं चर्चे में हो। अब जो बच्चा कभी ये सब देखता ही नहीं है, उसको न्यूज में वो देखने से फुर्सत ही नहीं मिलेगा कि गधाओं की संख्या कितनी बड़ी है और कौन क्या बोल रहा है। इससे ज्यादा फुर्सत मिलेगा तब तो ये सब देखोगे। तो यहाँ से चीजें चर्चा में आती है। एक बार याद करो, हम बताए थे उससे पहले, हमको लगता है एक 1-2 साल हो गया होगा, कुछ बच्चा बैठा हुआ होगा कि तेजस्वी यादव उस बत्तख मियाँ का चर्चा किया था, और हम एग्जाम से पहले हम बोले थे ये चर्चा फिर से किया है, एग्जाम में हो सकता है इससे सवाल आए। और लगातार 3-4 एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, जो कि क्वेश्चन बहुत पुराना है और उस समय में संजोग से चल रहा था वही टॉपिक, तो हम बोले इसका चर्चा किया है, पूछे जाने के चांसेस हैं। सोचो कि तेजस्वी यादव का क्वेश्चन उठा के बिहार में कई बार पूछ लिया क्योंकि चर्चे में आ गया। ठीक है, चलो आ जाओ। तो 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा और अपने अवमानना हेतु दंड भी दे सकता है। ठीक है, 129। इसके बाद है 131, सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। पहले ये सबसे सवाल नहीं आता था, पर अब कहीं पूछ लेता है। ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट के बारे में जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि क्षेत्राधिकार 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के। जितने भी एपेक्स कोर्ट हैं, जैसे हाई कोर्ट का बात करोगे और सुप्रीम कोर्ट का बात करोगे, दोनों का 2 क्षेत्राधिकार है। एक जो उनका खुद का क्षेत्राधिकार है। अब क्षेत्राधिकार क्या होता है यही समझ लो पहले। जैसे मान लो हम जज हैं, ठीक है, तो हम 2 तरह के केस का फैसला कर सकते हैं। एक जो केस मेरे पास डायरेक्ट आएगा, इसको कहेंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। क्या कहेंगे? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। एक जो दूसरे के रेफरेंस से आएगा, ये हुआ अपीलीय क्षेत्राधिकार। क्या हुआ? जो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में आएगा, फिर दूसरे कोर्ट से तीसरे कोर्ट में आएगा, या हाई कोर्ट से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आएगा, इसको कहेंगे अपीलीय क्षेत्राधिकार। मतलब डायरेक्टली नहीं पहुंचा। समझ में आ गया? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार मतलब केस डायरेक्ट पहुंच जाएगा, उसको कहेंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। लेकिन किसी अन्य रास्ते से गया है तो उसको कहेंगे अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ हाई कोर्ट का केस का ही अपील हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जैसे ये डायरेक्ट पहुंच गया, गलत है, ऐसा नहीं होगा, पापा केस ही नहीं लेंगे। ये समझ में आया? जाना पड़ेगा चैनल से। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अपील कहाँ हो सकता है? हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट का अपील कहाँ हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट में। तो याद रखोगे सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक, अब किसमें क्या क्या आते हैं ये सब चर्चा करेंगे। जैसे मान लो कोई 2 राज्य के बीच में झगड़ा हो रहा है, कौन फैसला करेगा? सुप्रीम कोर्ट। क्या कोई किसी भी राज्य का हाई कोर्ट कर सकता है क्या? जैसे मान लो बिहार और झारखंड में झगड़ा हो रहा है, तो पटना हाई कोर्ट या रांची हाई कोर्ट, दोनों में से कौन फैसला करेगा? बोलेगा ये तो दोनों पक्षपात हो जाएगा अपने को लेकर, इसलिए दोनों कहाँ चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। इस तरह के मामले ही इसमें आते हैं। ठीक है, तो याद रखोगे 131 में क्या है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। और 132 से लेकर 136 तक क्या है? अपीलीय क्षेत्राधिकार। क्या क्या है? अपीलीय क्षेत्राधिकार। डायरेक्ट हो सकता है तुमसे सवाल पूछ ले, निम्न में से किस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार है? इसके बीच में कोई भी एक उठा के डाल देगा। समझ में आ गया? 132 से 136 तक अपीलीय क्षेत्राधिकार और 131 में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, 137 ये सब पहले बच्चा डायरेक्ट पढ़ता था। देखो आज से अगर ज्यादा समय नहीं, 2 साल 2.5 साल या 3 साल पहले जाओगे तो बच्चा को जो पढ़ाया जाता था वो 124 पढ़ाया जाता था। 129 कहाँ गया? 129। ठीक है, 129, 137 और 143 कहाँ गया? 143 सुप्रीम कोर्ट प्रॉमिस ने सर 143। बस इतना ही पढ़ना होता था, वो भी डिटेल से नहीं, एक एक लाइन क्या क्या है। ये कितना आसान था पहले ये सोचो, और अब ये सब फालतू का बकवास कर रहे हैं। ठीक है, पहले इतना ही पढ़ना पड़ता था। तो 137 में क्या है कि अब अगर मान लो कोई दूसरा न्यायालय है देश में, उसके फैसलों को रिव्यू किया जा सकता है ना। जैसे मान लो अपील जो कर रहे हो एक्चुअल में क्या है? फैसलों का रिव्यू करना है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अपील कहाँ कर दिया? हाई कोर्ट में, तो उसके फैसलों का रिव्यू हो जाएगा। हाई कोर्ट का अपील कहाँ कर दिया? सुप्रीम कोर्ट में, तो हाई कोर्ट के फैसलों का रिव्यू हो जाएगा। पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला रिव्यू कोई कर सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो सुप्रीम है। उसका फैसला कौन रिव्यू करेगा? कि अपने फैसलों पर ही वो रिव्यू कर सकता है। हम दोबारा सोच के देखते हैं एक बार। ठीक है, कहीं मेरा फैसला गलत तो नहीं था। ठीक है, किसमें कहा गया है? 137 में। तो सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों का क्या कर सकता है? पुनरावलोकन कर सकता है। और इसका एग्जाम्पल कई देखने को मिलेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोई बदल नहीं सकता है, सुप्रीम कोर्ट खुद बदल सकता है। और ऐसे कई केस आते हैं। तो याद रखोगे सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों का पुनरावलोकन कर सकता है। किसके तहत? 137। किसके तहत? 137। ठीक है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। मतलब समझ में आया? ये कहा गया 141। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय सुना देगा
उसके अगेंस्ट कोई भी नहीं जा सकता। जो नियम बना देंगे, अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट नियम बना दिया कि ऐसे ही कोर्ट प्रणाली काम करेगा, तो कोई भी कोर्ट उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अगेंस्ट कोई भी न्यायालय फैसला नहीं सुना सकता है। किसमें कहा गया है? 141 में। यहां से भी संतुष्टि नहीं मिला तो 142 फिर जोड़ा गया और 142 में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के पास असीमित अधिकार होगा जब भी सुप्रीम कोर्ट को लगे किसी मामले पर संसद कानून नहीं बना पाई है या बनाने में विलंब कर रही है और यहां पर एक कानून की आवश्यकता है और संसद विलंब कर रही है या नहीं बना रही है, तब हम ही कानून बना देंगे। समझ में आया? ये साफ साफ कहता है कि इसके तहत सुप्रीम कोर्ट, अगर ध्यान से पढ़ो इसको, सुप्रीम कोर्ट अगर जरूरत हो तो संसद की भांति कानून बना सकती है अगर उस विषय पर संसद द्वारा कोई कानून न हो। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श दे सकती है, यानी राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मैटर में परामर्श ले सकता है। ये मामला फंसा हुआ, आप बताओ थोड़ा देखें क्या परामर्श दे ना दे ये सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करता है और परामर्श ले ना ले ये राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है। दोनों समतुल्य है, ठीक है, लेकिन ऐसा प्रावधान है कि राष्ट्रपति, अब मान लो राष्ट्रपति अगर बुलाए तो क्या वो रिजेक्ट कर पाएंगे? ये एक अदब भी तो होता है, लेकिन ये दोनों पर मन चलता है। सुप्रीम कोर्ट दे ना दे ये सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करेगा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए सुझाव को राष्ट्रपति माने या ना माने ये राष्ट्रपति पर डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन ये सुविधा है किसके तहत? 143 के तहत। यानी अगर तुमसे पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट एक सलाहकार के तौर पे काम करेगा प्रेसिडेंट के लिए, किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। किस अनुच्छेद के तहत? 143 के तहत। क्या आया समझ में इतना दूर तक? रिपीट करें। वित्त विधेयक की चर्चा 117, धन विधेयक की चर्चा 110। बस देखो अभी बाबू मेरा टारगेट ये है कि तुमको अनुच्छेद किसी तरह याद हो, ठीक है। अनुच्छेद एक बार याद हो गया तो ये सब धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लगेगा जब पढ़ाएंगे चैप्टर, लेकिन उस समय में अनुच्छेद हम याद नहीं करवा पाएंगे। और इतना समय इसलिए कोई नहीं देता है इसमें क्योंकि सबसे डिफिकल्ट, हम रोज बोलते हैं सबसे डिफिकल्ट पोर्शन ये। यहाँ जिसको याद हो गया आधा पॉलिटी तुम ऐसे ही समझ लोगे, नहीं भी पढ़ोगे तो भी दिमाग में रहेगा, ठीक है। तो संसद की भाषा किसमें है? 120। अब देखो एक लाइन था संसद की भाषा, परिभाषा क्या होता है ये तो समझा दिया ना कि संसद की भाषा कितने हैं? सामान्यतः 2। अब यही तुमसे पूछ लेगा कि संसद की भाषा क्या हो सकती है। अब ये तो अनुच्छेद नहीं पढ़ाए तो सिर्फ संसद की भाषा, पर यहाँ तुम डिटेल भी जान लिया कि भाषा 2 होते हैं, अंग्रेजी और हिंदी। इसके अलावे कोई भी क्षेत्रीय भाषा हो सकता है लेकिन अध्यक्ष के परामर्श पर। अगर ये दे दिया कि कोई भी भाषा अध्यक्ष के परामर्श से हो सकता है, सही है गलत है? सही है। सामान्य भाषा कितने हैं? 2, अंग्रेजी और हिंदी। किसमें कहा गया है? 120। संसद पर कोर्ट के न्यायाधीशों के, मतलब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में चर्चा नहीं होगा। हम लोग लिखेंगे सब, पढ़ेंगे सब, लेकिन कीवर्ड दिमाग में रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का चर्चा संसद में नहीं होगा। 121 संसद का चर्चा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा। 122, ठीक है। राष्ट्रपति का अध्यादेश 1, 2, 3, राष्ट्रपति का अध्यादेश 1, 2, 3, राष्ट्रपति का अध्यादेश 1, 2, 3 कितने दिनों तक ये वैलिड होता है? 6 माह 6 सप्ताह तक अधिकतम। लेकिन ये वैलिड तभी तक होगा जब तक अगला सत्र ना लग जाए। तो हम लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये सब शब्द में कई बार फंसा देता है, ठीक है, कि अगले सत्र के शुरू होने से लेकर 6 सप्ताह तक। कितना दिन तक वैलिड होगा? अगले सत्र के शुरू होने से लेकर 6 सप्ताह। एग्जैक्ट कार्य अवधि इसका क्या है? अगले सत्र के शुरू होने से 6 सप्ताह। ये समझ में आया? अधिकतम क्या हो सकता है? 6 माह 6 सप्ताह। लेकिन एक्चुअल वैलिडिटी क्या होगा? अगले सत्र से 6 सप्ताह। समझ में आ गया? यही तो अभी बताए थे ना, यहाँ पे लाया गया और यहाँ सत्र शुरू था। मान लो 10 दिन बचा है, ये 10 ही दिन का समय है इसके पास। 10 दिन प्लस 6 सप्ताह, 10 दिन प्लस 6 सप्ताह। लेकिन अधिकतम कितना हो सकता है? 6 माह 6 सप्ताह, ठीक है। उच्चतम न्यायालय का उल्लेख कहां से कहां तक? 124 से 147। उच्चतम न्यायालय का चर्चा किस अनुच्छेद में? 124 में। 124 उच्चतम न्यायालय का गठन 124। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश होंगे। 124(1) न्यायाधीशों की संख्या का निर्णय कौन करता है? संसद करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 124(2) के तहत। राष्ट्रपति 124(2) के तहत न्यायाधीशों का नियुक्ति करेंगे। कितने उम्र के लिए? 65 वर्ष के उम्र के लिए, यानी इनका जो कार्यकाल होगा वो 65 वर्ष उम्र तक कार्यकाल होगा। संसदों की अर्हताएं किसमें है? 124(3) संसदों की, सॉरी संसद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अर्हताएं किसमें है? 124 के 3। अर्हताएं में सिर्फ 2 ही अर्हता है, 2 ही कंडीशन है।
भारत का न्यायाधीश होना चाहिए और हाई कोर्ट का चीफ मतलब हाई कोर्ट का जज होना चाहिए 5 साल, या हाई कोर्ट का अधिवक्ता होना चाहिए 10 साल, या राष्ट्रपति के निधन में कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता होना चाहिए। जजों को हटाने की प्रक्रिया 124(4), इस प्रक्रिया को विनियमित करेगा संसद 124(5), उतना जरूरी नहीं है। न्यायाधीशों का शपथ 124(6), कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। जज हटने के बाद कहीं किसी भी कोर्ट में काम नहीं कर सकता है, किसमें? 124(7). न्यायाधीशों का वेतन 125, ठीक है। न्यायाधीश कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश 126, तदर्थ न्यायाधीश 127। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से। एक्चुअल में इसको नियुक्त करने वाला कौन हुआ? राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही करता, मतलब ऑलरेडी पहले से साइन करके रखे हुए हैं, जब जरूरत लगे कर लेना, ठीक है। तो पूर्व अनुमति से कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा 129। सुप्रीम कोर्ट अपने अवमानना के लिए दंडित कर सकता है 129। सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार 131। सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार 132 से 36। सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय का पुनरावलोकन कर सकता है 33। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले सभी न्यायालय पर मान्य होगा 141। सुप्रीम कोर्ट का विशेषाधिकार 142। इससे सवाल जरूर आएगा एग्जाम में, ध्यान देना, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है राष्ट्रपति को 143। इसमें से आज जो 100% को याद रखना है वो कौन कौन सा बोले? इधर एक वित्त विधेयक, टिक कर लेना उसको जब लिखोगे, ठीक है। 123, 124(1), 124(3), 124(7), 127, 129, 137, 142 और 143, ठीक है। ये सब 100% याद होने चाहिए तुमको। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 पढ़ाए होंगे, उसमें से 10 तुमको 100% याद रखना है, ठीक है। क्या याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है?